जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने के लिए नहीं आती, बल्कि यह हमारी छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को भी बता दो कि तुम उनसे ज़्यादा कठिन हो। ऐसा कहना है हमारे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का। चलिए जानते हैं उनके संयम, संघर्ष और सफलता के बारे में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मेघा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में पिता जैनुलाब्दीन और माता आशियम्मा के घर हुआ था। उनके पिता तीर्थयात्रियों को नाव में रामेश्वरम से धनुषकोडी और धनुषकोडी से रामेश्वरम ले जाने का काम करते थे और साथ ही साथ मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। खेलने कूदने की उम्र में कलाम सुबह 5 बजे उठकर अखबार बेचा करते थे। अखबार बेचने के बाद स्कूल जाते थे और स्कूल से आने के बाद अपने चाचा की दुकान संभाला करते थे। इस तरह उनका प्रारंभिक जीवन आर्थिक कठिनाइयों के बीच बीता। कलाम बचपन में कागज का जहाज बनाकर हवा में उछाला करते थे। कौन जानता था यही बालक जो कागज के जहाज से खेलता है, एक दिन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में MIT से डिग्री प्राप्त करके भारत का नाम रोशन कर देगा। कॉस्मोलॉजी और एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में उनकी काफ़ी रुचि थी। मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पास करने के बाद उन्होंने हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड में अपनी सेवा का योगदान दिया। फिर तो वायुयान की तरह ही इनकी जीवन की उड़ान गतिशील होती गई और एक दिन वे भारत के मिसाइल मैन के रूप में भी चर्चित हो उठे। अग्नि और पृथ्वी जैसे मिसाइल तैयार करने में उनकी अहम भूमिका रही। इस मुकाम को प्राप्त करने में कलाम साहब को बड़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ा। इंजीनियरिंग पास करने के बाद DTDP में सन 1958 में पहली सरकारी नौकरी लगी। नए नए आविष्कारों के प्रति उनके लगाव को देखकर इंडियन कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च की ओर से रॉकेट इंजीनियरिंग पद के लिए बुलाया गया, जहां डॉक्टर विक्रम साराभाई जैसे चोटी के वैज्ञानिक ने उनका इंटरव्यू लिया। कलाम पद के लिए भी चुन लिए गए। इसके बाद रॉकेट बनाने के लिए अब्दुल कलाम साहब को अमेरिका में नासा भेज दिया गया। वहां से लौटने पर डॉक्टर साराभाई ने उन्हें इस संबंध में स्वदेशी तकनीक के सहारे रॉकेट बनाने का सुझाव दिया। आखिर अब्दुल कलाम साहब के बहुत प्रयास करने के बाद जुलाई 1980 को श्रीहरिकोटा से SLB-3 ने उड़ान भरी। सारा देश इस वैज्ञानिक उपलब्धि से गर्वित हो उठा, मगर इस महान उपलब्धि के समय उनके पिता, हर तरह का सहयोग देने वाले बहनोई जलालुद्दीन और प्रेरणा के स्रोत डॉक्टर विक्रम साराभाई जीवित नहीं रहे। उनकी इस उपलब्धि पर तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें दिल्ली बुलवाया और कई सांसदों की उपस्थिति में उन्हें सम्मानित किया गया। इसके बाद 1 जून 1982 को उन्हें DRDL के पद पर सरकार द्वारा नियुक्त किया गया। अब्दुल कलाम साहब की वैज्ञानिक यात्रा आगे बढ़ती गई। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में पोखरण विस्फोट को सन 1998 में उन्होंने नेतृत्व प्रदान किया। इस परीक्षण की गूंज सारे विश्व में गूंजी। उनकी उड़ान रुकी नहीं और जुलाई 2002 में वे भारत के 12वें राष्ट्रपति बने। जुलाई 2002 से जुलाई 2007 तक वे भारत के राष्ट्रपति बने रहे। 27 जुलाई 2015 को उन्होंने आखिरी सांस ली। ऐसे महान वैज्ञानिक, महान कवि, संगीत प्रेमी और महान राष्ट्रपति को तहे दिल से नमन। अब मैं एक छोटा सा ऑडियो प्ले कर रही हूँ जो कलाम जी की ऑटोबायोग्राफी में से लिया गया है, जिसे गुलजार साहब ने अपने शब्दों में बयां किया है। 1990 के रिपब्लिक डे पर देश ने मिसाइल प्रोग्राम की कामयाबी का जश्न मनाया। मुझे पद्म विभूषण से नवाजा गया और डॉक्टर अरुणाचलम को भी। 10 साल पहले पद्म भूषण की यादें एक बार फिर हरी हो गईं। रहन सहन मेरा अब भी वैसा ही था जैसा तब था। 10 बाय 12 का एक कमरा किताबों से भरा हुआ और कुछ जरूरत का फर्नीचर जो किराए पर लिया था। फर्क इतना ही था कि तब यह कमरा त्रिवेंद्रम में था, अब हैदराबाद में।
वेटर मेरा नाश्ता लेकर आया, इडली और छाछ, और आंखों में एक खामोश मुस्कुराहट मुबारकबाद की। मैं अपने हमवतनों की इस नवाजिश से छलक गया। मैं जानता हूं कि बहुत से साइंसदान और इंजीनियर मौका मिलते ही वतन छोड़ जाते हैं, दूसरे मुल्कों में चले जाते हैं ज्यादा रुपया कमाने के लिए, ज्यादा आमदनी के लिए। लेकिन ये आदर, मोहब्बत और इज्जत क्या कमा सकते हैं जो उन्हें अपने वतन से मिलती है। 15 अक्टूबर 1991 में 60 साल का हो गया। मुझे अपने रिटायरमेंट का इंतजार था। चाहता था कि गरीब बच्चों के लिए एक स्कूल खोलूं। ये वो दिन थे जब मैंने सोचा कि अपनी जिंदगी के तजुर्बे, मुशाहिदे और वो तमाम बातें कलमबंद करूं जो दूसरों के काम आ सकें। एक तरह से अपनी स्वाने उम्री लिखूं, अपनी जीवनी। मेरे ख्याल में मेरे वतन के नौजवानों को एक साफ नजरिए और दिशा की जरूरत है। तभी ये इरादा किया कि मैं उन तमाम लोगों का जिक्र करूं जिनकी बदौलत मैं ये बन सका जो मैं हूं। मकसद ये नहीं था कि मैं कुछ बड़े बड़े लोगों के नाम लूं, बल्कि ये कि कोई शख्स कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे हौसला नहीं छोड़ना चाहिए। मसले, मुश्किलें जिंदगी का हिस्सा हैं और तकलीफें कामयाबी की सच्चाइयां हैं। जैसा कहा है किसी ने, खुदा ने यह वादा नहीं किया कि आसमान हमेशा नीला ही रहेगा, जिंदगी भर फूलों से भरी राहें मिलेंगी। खुदा ने यह वादा नहीं किया कि सूरज है तो बादल नहीं होंगे, खुशी है तो गम नहीं, सुकून है तो दर्द नहीं होगा। मुझे ऐसा कोई गुरूर नहीं कि मेरी जिंदगी सबके लिए एक मिसाल बनेगी, मगर यह हो सकता है कि कोई मायूस बच्चा किसी गुमनाम सी जगह पर जो समाज के किसी माजूर हिस्से से ताल्लुक रखता हो, ये पढ़े और उसे चैन मिले। ये पढ़े और उसकी उम्मीद रोशन हो जाए। हो सकता है ये कुछ बच्चों को नाउमीदी से बाहर ले आए और जिसे वो मजबूरी समझते हैं वो मजबूरी ना लगे। उन्हें यकीन रहे कि वो जहां भी हैं खुदा उनके साथ है। काश हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती हुई लौ को पर लग जाए और उस लौ की परवाज से सारा आसमान रोशन हो जाए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।